नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। मनोविज्ञान के अंतर्गत अधिगम के सिद्धांत एक ऐसा टॉपिक है जो सभी पेपरों में, चाहे वो यूपी टेट की बात करें, चाहे वो सी टेट की बात करें और चाहे वो सुपर टेट की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण है। मनोविज्ञान में जो सिद्धांत हैं, अधिगम के सिद्धांत हैं, वो दो हिस्सों में बांटे गए हैं। व्यवहारवादी जो सिद्धांत थे वो सभी हम लास्ट वीडियो में ख़त्म कर चुके हैं। आई होप आपको वो पसंद आई होगी और उसमें आपकी क्वेरीज को ज़रूर शांत किया होगा। दूसरा जो पक्ष है वो है संज्ञानात्मक। तो आज देख लेते हैं संज्ञानात्मक के अंतर्गत अधिगम के सिद्धांत। शुरुआत करेंगे हम गेस्टाल्टवाद से। जो गेस्टाल्टवाद है, जिसको हम गेस्टाल्टिज्म भी कहते हैं, तो गेस्टाल्ट जर्मन शब्द है जिसका अर्थ पूर्ण या होल या समग्र आकार या टोटल पैटर्न या कन्फिगरेशन है। मतलब सीधी सीधी बात है, गेस्टाल्ट का मतलब है पूरा, समग्र। इनको सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कौन? गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत। इस सिद्धांत में समस्या की प्रकृति को संपूर्ण आकार में अध्ययन करने पर बल दिया गया है। इसके अनुसार द होल इज मोर इम्पोर्टेंट देन द पार्ट्स, यानी पूर्ण अंश से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, तो जहाँ पूर्णतया की बात की जाएगी तो वहाँ पर बात आएगी गेस्टाल्टिज्म की, गेस्टाल्टवाद की, और बात कही जाएगी सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की। आगे देखते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि यह सिद्धांत पूर्ण से अंश की ओर और या स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रतिपादित करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा, यह सिद्धांत गेस्टाल्टवाद जो है वह पूर्ण से अंश की ओर या फिर स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रतिपादित करते हैं। गेस्टाल्टवाद सिद्धांत के प्रवर्तक मैक्स वर्दीमर, कोकफा या फिर तथा कोहलर हैं। इनको गेस्टाल्टवादी कहते हैं। तो याद रखिएगा, इनको याद करने की ट्रिक भी बताई थी, आप जाके उसको वहाँ से भी देख सकते हैं। कुर्ट लेविन भी थे, मैक्स वर्दीमर भी थे, कुर्ट कोहलर भी थे एंड कोफका भी थे। याद रखिएगा, सभी बहुत महत्वपूर्ण है। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने प्रयास और त्रुटि, प्रयास और सफल के सिद्धांतों का खंडन किया है। याद रखिएगा, इनके अनुसार करके सीखना व अनुभव से सीखना छोटे बच्चों द्वारा अपनाया गया अधिगम है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें बालक पहली बार अपने आप सीख लेते हैं। गेस्टाल्टवाद सिद्धांत विवेकशील तथा चिंतनशील बालकों के अधिगम पर बल देता है। याद रखिएगा, ये सारी थ्योरी इम्पॉर्टेंट है जितनी मैंने आपको बताई है। इससे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये आपके पेपर के ऊपर नहीं जाने वाला। आगे देख लेते हैं। तो ये हमने बात करी गेस्टाल्टवाद के कॉमन। तो जो गेस्टाल्टवाद किस पर बात करता है अपनी, वो हमने बात करी, किस पे डिपेंड करता है और इसके कौन कौन हमारे मनोवैज्ञानिक इसके अंतर्गत हैं, वो भी हमने सारे के सारे देख लिए हैं। इंपॉर्टेंट है, याद करते चलिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कौन है संज्ञानात्मक के अंतर्गत कौन से अब आते हैं मनोवैज्ञानिक। अगले हैं कोहलर। कोहलर का प्रयोग क्या है? उन्होंने दो प्रयोग किए। प्रथम प्रयोग किया भैया, तो कोहलर ने सुल्तान नामक एक चिंपैंजी पर प्रयोग किया। कोहलर ने भूखे सुल्तान को एक कमरे में बंद रखा तथा उसकी छत से केले लटका दिए। सुल्तान इन्हें प्राप्त करने का प्रयास करता है लेकिन असफल रहता है। सुल्तान ने कमरे का बारीकी से पूर्ण आकार या समग्र आकार में अध्ययन किया और पाया कि कमरे में एक बड़ा बॉक्स था। सुल्तान ने बॉक्स का प्रयोग किया और केले प्राप्त किए। सुल्तान द्वारा कमरे में बॉक्स को देखना समस्या के पूर्ण आकार का अध्ययन तथा बॉक्स का प्रयोग करना सुल्तान की अंतर्दृष्टि व सूझबूझ का परिणाम है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर इसको अंतर्दृष्टि, सूझबूझ क्यों कहा जाता है और यह पूर्णता की बात क्यों करता है, क्योंकि बंदर ने केले को पाने के लिए सबसे पहले पूरे बॉक्स का क्या किया है, मुआयना किया है, तब जाके वो उस निष्कर्ष तक पहुंचा है। द्वितीय एक्सपेरिमेंट ये हुआ कि एक अन्य प्रयोग में कोहलर ने सुल्तान के पिंजरे में दो छड़ी रखी। इन छड़ियों में ऐसी व्यवस्था रखी कि छोटी छड़ी की ओर
लंबी छड़ी के एक छोर में फिट किया जा सकता है, जिससे छड़ी लंबी हो जाती है। सुल्तान को परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से दोनों छड़ियों को जोड़कर लंबी बनाने का विचार नहीं मिला, लेकिन जब कोहलर ने बड़ी छड़ी में अपनी उंगली डालकर संकेत दिया तो सुल्तान ने पूरी स्थिति देखी और अंतर्दृष्टि के माध्यम से यह सही कार्य कर लिया। तो आपने अंतर भी देख लिया कि कैसे व्यवहारवादी किस चीज़ पर जोर दे रहे थे और यहाँ गेस्टाल्टवाद जो है वो किस चीज़ पर जोर देने वाला है। उपरोक्त प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्यासा कौवे वाली कहानी तथा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण प्रयोग भी सूझ व अंतर्दृष्टि का ही एक परिणाम है। वो सूझ समझ के उन्होंने एक अपना कार्य पूरा किया, ना कि प्रयास व त्रुटि पर। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत पर आधारित नियम बनाए गए थे कि समानता का नियम है, निकटता का नियम है, समापन का नियम है, निरंतरता का नियम है और समग्रता का नियम है। ये सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत से आधारित ही नियम बनाए गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। गेस्टाल्टवाद सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है? तो शिक्षक को सिखाने के लिए गेस्टाल्टवाद सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अपने अनुभव के आधार पर सरल, ठोस और छोटी छोटी इकाइयों में रूप में अपने छात्रों को पाठ्यक्रम सामग्री पेश करनी चाहिए। पाठ्यक्रम का निर्माण गेस्टाल्टवाद सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। गेस्टाल्टवाद सिद्धांत के द्वारा बालकों में चिंतन, मनन, स्वास्थ्य, कल्पनाशीलता, तार्किकता आदि गुणों का विकास किया जा सकता है। गणित विद्यार्थी द्वारा उपयोगी समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इसी सिद्धांत पर आधारित है। याद रखिएगा। तो जो मैथ्स के जब क्वेश्चन आएंगे तो गणित विद्यार्थियों द्वारा समस्या समाधान के जो प्रश्न है, तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। कौन है आपका? याद रखिएगा, ऊपर की बात गेस्टाल्टवाद की बात। अनुसंधान विधि तथा खोज विधि गेस्टाल्टवाद सिद्धांत पर आधारित है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और यह सिद्धांत रचनात्मक कार्य के लिए उपयोगी है। यह रटने जैसी प्रक्रिया का खंडन करता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सब याद, यहाँ पर सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें, कुछ भी बकवास नहीं है। अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत। देखिए, सभी सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो प्लीज़ इन सभी को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अब्राहम हैरोल्ड मॉस्लो ने किया। इसको आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत भी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण दो नाम हैं, अधिगम का मानवतावादी या फिर आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। मानवतावादी सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति के पास समाज में योगदान देने और एक अच्छा और पसंद किया जाने वाला व्यक्ति बनने की क्षमता है, अगर उनकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं तो वो बदलाव ज़रूर लाएंगे। अब्राहम मॉस्लो और कार्ल रॉजर्स ने मानवतावादी सिद्धांत का नेतृत्व किया और मॉस्लो ने ज़रूरतों के पिरामिड को विकसित किया। याद रखिएगा, ज़रूरतों के पिरामिड बाय मॉस्लो। इस सिद्धांत में मॉस्लो ने आवश्यकताओं को दो भागों में बांटा है, प्राथमिक आवश्यकताएं और उच्चतर का या इकोपा आवश्यकताएं। तो देख लेते हैं, गौण है, माफ करिए, गौण आवश्यकताएं। तो प्राथमिक में है शारीरिक आवश्यकता, जैसे रोटी कपड़ा मकान, सामाजिक सुरक्षता का आवश्यकता, सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशंस, बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। और उच्चतर में बांटा है आत्मसम्मान तथा आत्म वास्तविकरण। याद रखिएगा। अगर देख लेते हैं अधिगम का चिन्ह का सिद्धांत, इंपॉर्टेंट है। तो यह सिद्धांत टॉलमैन ने दिया है। याद रखिएगा, ये टॉलमैन द्वारा दिया गया है। टॉलमैन का सिद्धांत उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत और संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत का जोड़ता हुआ एक चीज है। इसको संकेत आधारित सिद्धांत तथा उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद चलिएगा। अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत, तो यह सिद्धांत कोर्टलेविन ने दिया है। इसके अनुसार सीखना कारकों पर निर्भर करता है। सीखना व्यक्तिगत कारक एवं पर्यावरणीय कारक के गुणनफल का परिणाम है। नाम याद रखिएगा, बहुत डीप जाने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो व्यवहार, फलन,
व्यक्तिगत कारक और पर्यावरणीय कारक। इस सिद्धांत के अनुसार भय, लक्ष्य, बाधा मुख्य कारक हैं। यदि किसी व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करना है, उसे बाधा को पार ही करना होगा। ये भी आपको थोड़ा सा याद रख लेना है, बाकी सब बेकार है। अधिगम का प्रसूत सिद्धांत, क्वालिटेटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत एडविन गुथरी द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार अधिगम विशेष उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच का संबंध का परिणाम है। याद रखिएगा, ये दिया गया था गुथरी द्वारा, और क्या कहा गया है इसके अंतर्गत वो भी आप पढ़ के देख सकते हैं। माफ करिएगा, अनुभवजन्यवाद सिद्धांत, तो यह कार्ल रॉजर्स द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार अनुभव ही सीखने का आधार है। बस नाम याद करते चलिए, पीछे इतना थ्योरी पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है भाई, इसको दोनों पेपरों में अलग प्रकार से पूछा जाता है। सीटेट में अलग प्रकार से है और यूपी टेट में अलग प्रकार से है। सीटेट में सामाजिक अधिगम सिद्धांत वायगत्सी द्वारा दिया गया है, और यूपी टेट की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो बंडूरा या मॉस्लो के द्वारा सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया गया है। तो नाम एक है, बट सीटेट में उसका प्रवर्तक किसी और को कहा जाता है, वहीं यूपी टेट में किसी और को। तो ज़रूर याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा। 4 चरण होते हैं: व्यवहार को जानना, व्यवहार का स्मरण करना, स्मृति में क्रिया में बदलाव, या फिर अनुकरणित व्यवहार का पुनर्बलन। याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है ज़रूर। अब देखते हैं व्यवहारवाद सिद्धांत। अब देखिए, ये रहे यहाँ से सारे सिद्धांत कंप्लीट, चाहे वो व्यवहारवाद हो, चाहे वो हमारा संज्ञानात्मक हो, सारे सिद्धांत हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब बात आती है, क्या हम इनको समराइज करते हैं? तो भाई देखो, हम समराइज भी कर दे रहे हैं। सारे सिद्धांत यहाँ दिए गए हैं, आप एक बार चाहें तो थ्योरी के अलावा भी इनको यहाँ से आप देख सकते हैं। व्यवहारवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। अनुबंधन सिद्धांत पावलोव द्वारा था। क्रिया प्रसूत स्किनर द्वारा था। गेस्टाल्टवाद तो बताइए के एम, तो कुर्ट को लेविन, मैक्स वर्दीवर, कुर्ट कोफका और आपके मैक्स वर्दीवर माफ करिए हो चुके हैं। सामाजिक अधिगमवाद तो ये बंडूरा ने दिया था। पुनर्बलन सिद्धांत तो क्लार्क हल है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया था? मॉस्लो ने दिया था। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, चिन्ह का सिद्धांत तो वो टॉलमैन थे। क्षेत्र सिद्धांत आपका कुर्ट लेविन थे। प्रसूति सिद्धांत आपका एडविन गुथरी द्वारा था। और अनुभवजन्यवाद सिद्धांत जो था वो कार्ल रॉजर्स का था। और अंत में देखते हैं अंतर्नोद न्यूनता सिद्धांत, वो क्लार्क हल का था। यहाँ पर सभी जो मानव ये हमारे अधिगम के जितने भी सिद्धांत हैं वो समाप्त होते हैं। इसके ऊपर पेपर में ना कभी आया है, ना आने की उम्मीद है। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा। कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपका एक छोटा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब बहुत बल देता है। लास्ट तक देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना दिन शुभ हो।